फिल्म की शुरुआत होती है पुराने जमाने के एशिया से, जहां एक ग्रुप होता है जिसका नाम है 10 रिंग्स। ये ग्रुप एक तरह की खतरनाक गैंग जैसा है और इनका बॉस है वेनवू। वेनवू के पास 10 जादुई रिंग्स हैं जो वो अपने हाथों में ब्रेसलेट्स की तरह पहनता है। इन रिंग्स की वजह से उसके पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाती हैं जो सोच से बाहर हैं, और साथ ही ये रिंग्स उसे कभी न मरने वाली जिंदगी यानी इमॉर्टैलिटी भी देती हैं। इस बेहिसाब ताकत के नशे में वेनवू बहुत ज्यादा जालिम बन जाता है। वो जिसे चाहे मारता है, जो चाहे लूट लेता है और कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। वेनवू सदियों तक ऐसे ही राज करता रहता है और वक्त गुजरते गुजरते हम आज के जमाने में आ जाते हैं। अब वेनवू के पास वो सब कुछ है जो कोई भी सपने में सोच सकता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर किसी चीज की कमी महसूस होती है। एक दिन वो एक जादुई गांव के बारे में सुनता है जिसका नाम है टालो। वहाँ के लोग आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि उस गांव की शक्ति उन्हें भी अनोखी पावर्स देती है। वेनवू फैसला करता है कि वो उस गांव जाएगा और उन लोगों की ताकत भी हथिया लेगा। वो किसी तरह उस गांव का खुफिया रास्ता ढूंढ निकालता है जो रहस्यों और पहेलियों से भरा होता है। वेनवू अपनी गाड़ी लेकर घने जंगल के बीच से निकलता है और उस गांव तक पहुंच जाता है जो देखने में बिल्कुल जन्नत जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है, गांव की जादुई शक्ति उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है और गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरती है। वेनवू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है। वो पैदल ही गांव की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के बीच में उसे एक जवान लड़की मिलती है जिसने चेहरे पर मास्क पहना होता है। उसका नाम है यिंगली। वो वेनवू को वार्निंग देती है कि बेहतर यही होगा कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वेनवू कहाँ मानने वाला था, वो सीधा उस पर हमला कर देता है। अब ट्विस्ट ये है कि यिंगली कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो पूरी ताकत से वेनवू का मुकाबला करती है। उसके पास ना तो कोई रिंग्स थी और ना ही कोई हथियार, बस उसकी कुंग फू की टेक्निक थी। अपने कमाल के मूव से वो वेनवू को धूल चटा देती है। हालांकि वेनवू ने रिंग्स पहनी हुई थी। ये पहली बार था जब वेनवू को किसी ने हरा दिया था, और वो भी एक लड़की ने। वेनवू को यिंगली इतनी पसंद आई, खासकर तब जब उसका मास्क नीचे गिरा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेनवू फिदा था, यिंगली को भी उससे अटैचमेंट हो गई थी। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन गांव वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वेनवू उनके साथ रहे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए थे, जबकि उस गांव में सिर्फ साफ दिल और नेक लोग रहते थे। प्यार की खातिर यिंगली ने अपने गांव और अपनी जादुई शक्तियों की कुर्बानी दे दी और वेनवू के साथ हमारी दुनिया में रहने आ गई। बदले में वेनवू ने भी अपने 10 रिंग्स त्याग दिए और वादा किया कि वो अब कभी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा। सब कुछ सही चल रहा था। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने शांग-ची रखा, और बाद में एक बेटी हुई जिसका नाम शियालू रखा। कई सालों तक ये फैमिली बहुत खुश रही, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन एक पुरानी दुश्मन गैंग ने उनके घर पर हमला कर दिया। इन लोगों की वेनवू से पुरानी दुश्मनी थी और वो बदला लेने आए थे। उस वक्त वेनवू घर पर नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि उसकी पत्नी को मारकर बच्चों को अनाथ कर देते हैं। उनके लिए बदला लेने का ये सबसे दर्दनाक तरीका था। यिंगली ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उसे मार डाला। जब वेनवू घर लौटा और अपनी पत्नी को खून में लथपथ देखा तो उसका दिल टूट गया और वो नफरत से भर गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो उन 10 रिंग्स को फिर से पहन लेगा। उसने सोचा कि अगर उसने रिंग्स नहीं उतारी होती तो किसी गैंग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके घर तक आ सकें। गुस्से और नफरत में पागल होकर वेनवू ने रिंग्स पहनी और अपने बेटे शांग-ची को साथ लेकर उस गैंग के अड्डे पर पहुंच गया। उसने अपने बेटे के सामने ही उन सबको बहुत बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनका मेन बॉस वहां नहीं मिला। उस दिन के बाद से वेनवू ने अपने बेटे शांग-ची को बहुत ही खतरनाक और सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वो उसके साथ बहुत बेरहम रहता था ताकि शांग-ची इतना मजबूत बन जाए कि अपनी और अपनी बहन की हिफाजत कर सके। बेचारा शांग-ची बचपन से ही दिन रात उस दर्दनाक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में पिसता रहा। जब शांग-ची 14 साल का हुआ तो एक दिन उसके बाप ने उसे एक मिशन पर भेजा। वेनवू को उस गैंग के असली बॉस का पता चल गया था जिसने उसकी पत्नी को मारा था, और उसने ये काम अपने बेटे को सौंप दिया। मिशन पर निकलते वक्त उसकी बहन शियालू बहुत डर गई थी और उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शांग-ची ने उसे भरोसा दिलाया कि फिक्र मत कर,
मैं बस 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसने उस गैंग के बॉस को तो मार दिया, पर उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा और गायब हो गया। सालों बीत गए और पूरी फैमिली बिखर गई। अब कहानी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया में, जहां एक लड़का है शॉन, जो असलियत में शांग-ची ही है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड केटी के साथ एक बड़े होटल में काम करता है। उनका काम आने जाने वाले अमीर क्लाइंट्स की गाड़ियां पार्क करना है। केटी को गाड़ियां चलाने का बड़ा क्रेज था। जैसे ही कोई अच्छी कार मिलती, वो मौका देखकर उसे ड्रिफ्ट करती और मजे लेती, फिर वापस पार्क कर देती। ये उसका रोज का शौक था। काम खत्म करके दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों सू और उसके पति से मिलते हैं। बातों बातों में सू उन्हें समझाती है कि अब तुम दोनों बड़े हो जाओ, ये खेल कूद और मस्ती वाली लाइफ छोड़ो और थोड़ा सीरियस होकर करियर पर ध्यान दो। लेकिन शॉन और केटी ने उसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और मजे से डांसिंग और एंजॉय करने निकल गए। अगली सुबह जब शॉन और केटी बस में बैठकर काम पर जा रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक कुछ गुंडे बस में आते हैं और शॉन से कहते हैं कि वो लॉकेट दे जो तूने गले में पहना है। शॉन मना कर देता है और वहाँ बस के अंदर ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पहली बार शॉन का असली रूप दुनिया के सामने आता है। वो वही शांग-ची है जिसे उसके बाप ने बचपन से मौत का फरिश्ता बनने की ट्रेनिंग दी थी। उसके लड़ने का तरीका देखकर सब दंग रह जाते हैं और केटी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ लोग तो अपना फोन निकालकर इस फाइट का लाइव वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एंट्री होती है एक तगड़े और खतरनाक बंदे की, जिसका नाम है रेजर फिस्ट। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है, लेकिन वहाँ से एक चमचमाती हुई तलवार निकल आती है। वो शांग-ची का गला पकड़कर कहता है, तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने बाप से भागने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रेजर फिस्ट उसे लड़ रहा था ताकि वो लॉकेट छीन सके। दोनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का ड्राइवर अपनी सीट से गिर जाता है, क्योंकि उसे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब बस आउट ऑफ कंट्रोल थी। शांग-ची तुरंत केटी से कहता है कि वो स्टीयरिंग संभाले, क्योंकि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो सबका भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। केटी, जो ड्राइविंग में पहले से ही एक्सपर्ट थी, फटाफट सीट संभालती है और बस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी बीच रेजर फिस्ट अपनी तलवार से बस के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि वो लंबी वाली एकॉर्डियन बस थी। शांग-ची बड़ी होशियारी से सब लोगों को ड्राइवर वाली साइड भेज देता है और खुद भी आखिरी मौके पर कूदकर उनके पास पहुंच जाता है। रेजर फिस्ट बस के पीछे वाले हिस्से में रह जाता है, जो कटकर अलग हो जाता है और पलट जाता है। लेकिन तभी शांग-ची को एहसास होता है कि रेजर फिस्ट ने लड़ाई के दौरान उसका लॉकेट चुरा लिया है। उनकी साइड वाली बस भी पलटने ही वाली थी, पर किस्मत अच्छी थी कि वो लोग बाल बाल बच गए। घर पहुंचकर शांग-ची तुरंत अपना बैग पैक करने लगता है। उसे डर था कि अब वो गुंडे उसकी बहन के पीछे जाएंगे उसका लॉकेट लेने। केटी ये सब देखकर शॉक में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसे वो इतने सालों से जानती थी। जब शांग-ची निकलने लगता है तो केटी जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे ये सब समझना है कि चल क्या रहा है। दोनों मकाऊ की फ्लाइट लेते हैं, जहां उसकी बहन रहती है। रास्ते में शांग-ची केटी को अपनी फैमिली की पूरी कहानी सुनाता है। जब वो मकाऊ पहुंचते हैं तो वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां उन्हें एक बंदा मिलता है। वो बंदा शांग-ची का फैन निकलता है, क्योंकि उसने बस वाली फाइट का लाइव वीडियो देखा था। जब शांग-ची अपनी बहन के बारे में पूछता है तो वो बंदा कहता है, इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है, तुम्हें पहले रिंग में उतरकर लड़ना होगा और अपना वही कमाल दिखाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाऊंगा। जैसे ही शांग-ची रिंग में एंटर करता है, वहां उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वॉन्ग, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में था। वॉन्ग वहां एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लड़ाई खत्म करके एक पोर्टल यानी जादुई दरवाजा खोलकर निकल जाता है। अब बारी आती है शांग-ची की। जब वो रिंग में उतरता है तो सामने वाले फाइटर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन शियालू थी। ये पूरा फाइटिंग क्लब उसी का था। वो अपने भाई से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि बचपन में वो उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। शियालू ने बिना रहम खाए शांग-ची की धुलाई शुरू कर दी और शांग-ची अपनी बहन पर हाथ नहीं उठा पा रहा था, जिस वजह से वो हार गया। बाद में शांग-ची उसके ऑफिस गया और समझाया कि पापा के गुंडे तुम्हारे पीछे हैं, वो तुम्हारा लॉकेट छीनने आ रहे हैं। लेकिन शियालू इतनी गुस्से में थी कि उसने एक नहीं सुनी। तभी अचानक बिल्डिंग का अलार्म बजने लगा और सीसीटीवी में दिखा कि उनके बाप के आदमी वहां पहुंच चुके हैं। शियालू वहां से निकलने की कोशिश करती है और बाहर बिल्डिंग की स्कैफोल्डिंग यानी लोहे की पाइप पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बीच में केटी का पैर फिसल
जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन शियालू उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर गुंडों से लड़ते हैं, पर इसी बीच एक गुंडा शियालू का लॉकेट छीन लेता है। तभी वहाँ उनके बाप वेनवू खुद आ जाता है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने दोनों बच्चों को वापस अपने पास ला सके। वेनवू उन्हें और केटी को लेकर अपने पुराने घर ले जाता है। वहाँ वो एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ मरी नहीं है, गाँव वालों ने उसे एक गुफा के पीछे कैद कर रखा है। बच्चों को यकीन नहीं होता। वेनवू दोनों लॉकेट्स को एक ड्रैगन की मूर्ति की आंखों में लगा देता है। वो लॉकेट्स बहुत खास होते हैं जो उनकी माँ ने उन्हें दिए थे। जैसे ही वो लॉकेट फिट होते हैं, जमीन पर पानी से एक नक्शा बन जाता है जो उस जादुई गांव का रास्ता दिखाता है। वेनवू बताता है कि ये रास्ता साल में सिर्फ एक बार खुलता है और अब उनके पास वहां पहुंचने का सही मौका है। वो अपनी आर्मी तैयार करता है ताकि गांव पर हमला करके अपनी पत्नी को छुड़ा सके, लेकिन शांग-ची और शियालू को लगता है कि उनका बाप गलत रास्ते पर है, इसलिए वो उसका साथ देने से मना कर देते हैं। गुस्से में आकर वेनवू उन्हें अपनी जेल में बंद कर देता है। जेल में उन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है जिसका नाम है ट्रेवर। ट्रेवर एक एक्टर है जिसे एक पुरानी टेररिस्ट गैंग ने धोखे से अपना नकली बॉस बनाया था ताकि असली लोग पीछे रहें और दुनिया के सामने ये जोकर रहे। ट्रेवर को भी वेनवू ने कैद कर रखा था। वेनवू ने जब असली गैंग के बॉस को मारना चाहा तो उसे पता चला कि ट्रेवर तो बस एक मामूली एक्टर है। वेनवू को उसका मजाक और एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने पास एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया। जेल में उन्हें एक अजीब सा जानवर भी मिलता है जिसका नाम है मॉरिस। ये देखने में न तो पूरा डक है और न ही सुअर, इसका तो चेहरा ही नहीं है। पता चलता है कि ये शांग-ची की माँ के गांव का ही एक क्रीचर है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ ट्रेवर ही मॉरिस की भाषा समझ सकता है। मॉरिस बताता है कि हमें तुरंत गांव जाकर सबको अलर्ट करना होगा कि तुम्हारा बाप अपनी आर्मी लेकर आ रहा है। मॉरिस को गांव का वो खुफिया रास्ता पता था जिसे किसी खास वक्त की जरूरत नहीं थी। शांग-ची, शियालू, केटी, ट्रेवर और मॉरिस एक गाड़ी चुराकर अंडरग्राउंड रास्ते से भाग निकलते हैं। वो जंगल के उस खतरनाक रास्ते से होते हुए आखिरकार तालो गांव पहुंच जाते हैं। वहां के लोग पहले तो उन्हें रोकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये यिंगली के बच्चे हैं, वो उनका स्वागत करते हैं। वहां उनकी मासी मिलती हैं। मासी उन्हें गांव की असली कहानी सुनाती हैं। वो एक पुराने स्टैचू के पास ले जाती हैं जो दिखाता है कि कैसे जमाने पहले डार्कनेस की ताकतों ने उन पर हमला किया था और लोगों की आत्माएं निकाल ली थीं। तब एक महान ड्रैगन ने उनकी जान बचाई थी और उन सारे राक्षसों और उनके सबसे बड़े बॉस को पहाड़ के पीछे एक दरवाजे में कैद कर दिया था। मासी साफ करती हैं कि तुम्हारे बाप को जो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है वो सब धोखा है। वो राक्षस तुम्हारे बाप को बहका रहे हैं ताकि वो दरवाजा खोल दे। अगर वो दरवाजा खुल गया तो सिर्फ ये गांव नहीं, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब पूरा गांव, शांग-ची, शियालू और यहाँ तक कि केटी भी युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। शांग-ची के दिल में अपने बाप के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी क्योंकि उसने बचपन से उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अगली सुबह वेनवू अपनी पूरी आर्मी और हथियारों के साथ गांव के बाहर पहुंच जाता है। गांव में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ वेनवू की आर्मी है और दूसरी तरफ गांव वाले। वेनवू सीधा उस दरवाजे की तरफ भागता है ताकि उसे तोड़ सके, लेकिन शांग-ची उसे रोकने पहुंच जाता है। बाप बेटे में ऐसी टक्कर होती है जो पहले कभी नहीं हुई। वेनवू इतना गुस्से में होता है कि वो अपनी पूरी ताकत से शांग-ची को एक जोर का झटका मारता है जिससे शांग-ची सीधा समुद्र की गहराइयों में जा गिरता है। वेनवू दरवाजे पर हमला जारी रखता है और धीरे धीरे अंधेरे के वो राक्षस बाहर निकलने लगते हैं। ये राक्षस इतने खतरनाक हैं कि वो लोगों की आत्माएं निकालकर अपने बड़े बॉस दी ड्वेलर को खिलाने लगते हैं। हालत ये हो जाती है कि वेनवू के गुंडे और गांव वाले जो अभी लड़ रहे थे उन्हें एक साथ मिलकर इन राक्षसों का सामना करना पड़ता है। इधर समुद्र के अंदर शांग-ची की आंख खुलती है और उसके सामने होता है द ग्रेट प्रोटेक्टर, यानी वो महान ड्रैगन। ड्रैगन शांग-ची को अपनी पीठ पर बिठाता है और दोनों सीधा युद्ध के मैदान में एंट्री मारते हैं। शांग-ची फिर से अपने बाप से लड़ता है, लेकिन इस बार वो उससे रिंग्स छीनने लगता है। वो 5 रिंग्स ले लेता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने बाप को मार सकता था, पर वो रुक जाता है। वो रिंग्स वापस कर देता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। तभी वो बड़ा राक्षस जिसका नाम ड्वेलर है वो पूरी तरह बाहर आ जाता है। वो वेनवू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकलने लगती है। वेनवू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आखिरी मौके पर अपनी सारी 10 रिंग्स अपने बेटे शांग-ची की तरफ फेंक देता है और खुद खत्म हो जाता है। अब असली जंग शुरू होती है। शांग-ची और शियालू ड्रैगन पर सवार होकर उस बड़े राक्षस का पीछा करते हैं। राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने
उसने ड्रैगन को भी जकड़ लिया था। तभी दूर से केटी एक जादुई तीर चलाती है जो सीधा राक्षस के गले में लगता है। राक्षस की पकड़ ढीली होती है और शांग ची को मौका मिल जाता है। वो रिंग्स की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन्हें एक बम की तरह राक्षस के अंदर फोड़ देता है। राक्षस के चिथड़े उड़ जाते हैं और दुनिया बच जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद शियालू अपने बाप की जगह लेकर उनकी आर्मी की नई बॉस बन जाती है। शांग ची और केटी वापस अपनी पुरानी लाइफ में सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। वो अपने दोस्तों को ये सारी कहानी सुनाते हैं, पर दोस्त उन्हें पागल समझते हैं और यकीन नहीं करते। तभी अचानक वहां वोंग एक पोर्टल से प्रकट होता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस मूवी को 10 स्टार्स में से कितने दोगे कमेंट में जरूर बताना।